नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। प्याज उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद अक्सर देश में प्याज की कीमतें लोगों के आंसू निकाल देती है। बीते एक सप्ताह में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में प्याज के दामों में तेजी से वृद्धि हुई है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों का भी यही हाल रहा है। टमाटर की महंगाई ने पहले ही लोगों को काफ़ी दिनों से परेशान करके रखा है। महंगा होने के चलते लोगों ने टमाटर खाना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि बाजार में टमाटर दुकानों में दिखने भी बंद हो गए और अब प्याज की कीमतों ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। सरकार इससे निपटने के लिए भले ही कई दावे कर रही हो, लेकिन तमाम सरकारी दावे बेअसर ही नजर आ रहे हैं। प्याज और अन्य सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से असम के बाजारों का क्या हाल है, पहले वो आपको दिखाते हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विक्रम सरकार की एक रिपोर्ट भी देखते हैं। सिलचर से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। चलिए पहले देखते हैं गुवाहाटी में व्यवसायी क्या कह रहे हैं और हमारे सहयोगी ने क्या रिपोर्ट भेजी है। पहले देख लेते हैं। এতিয়া বিলাহী অলপ দাম কমিছে, যোৱাকালিৰ পৰা 70 হৈছে। পিঁয়াজটো অলপ দাম বাঢ়িছে, পিঁয়াজ 50 টকা কিলো। কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে? এইখিনি বিলাহী ক'ৰ হয়? এইটো আপোনাৰ শ্বিলঙৰ বিলাহী। বিলাহীটো অলপ কমিছে, নাচিক বিলাহীটো আহি গৈছে, আহাৰ পৰা অলপ বিলাহীটো দামটো কমিছে। জিকা বৰ্তমান 50 টকা চলি আছে, পটল চলি আছে আপোনাৰ 60 টকা 50 টকা, ভাতকেৰেলা চলি আছে 70 টকা, ভেন্দিৰ কিলো 60 টকা চলি আছে। ইনস্পেকশ্যন টিম যে আহিছে যোগান বিভাগৰ, এই টিমটো কি হ'ল? টিমটো এতিয়া বহুত দিন অহা নাই। টিমটোতো আহিলেওতো আমাৰ পৰাতো কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। আমি হিচাপৰ দামটোৱে লৈ আহিছোঁ। আগত টিমটো আহিছিল, আহি কৈছে তোমালোকৰ ৰেটটোতো ঠিকেই আছে, বাকী গণেশগুৰি হওক বা অন্য হেৰিত থেকে আমাৰটোতো কমেই পাইছে। जिस तरह से आग लगी है बाज़ारों में दाम को लेकर, क्या उसी तरीके से लोग अपने घर पे चूल्हा जला पा रहे हैं? कितनी आपके जेब में प्रेशर गिर रहा है, वो जानने के लिए हम आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो बाज़ार है, हम लोग अभी फ़िलहाल सदरघाट बाज़ार में खड़े हैं। यहाँ पे कीमतें जो लगाई गई हैं प्याज की, टमाटर की, वो हम जानेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या असर उनके जेब में पड़ी है। घर चलाने में जो एक स्तर होता है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जितने भी लोग हैं, इनसे पहले हम यहाँ पे जो वेजिटेबल वेंडर हैं हम उनसे पूछेंगे। दादा, प्याज का किलो कितना चल रहा है अभी? 50 बढ़ा है क्या दाम? दो क्वालिटी है, ये कौन सा क्वालिटी है? एक नंबरটা 50, 2 नंबरটা 40। टमाटर कितने का है? टमाटर 100 रुपये। आप लोगों से जानना चाहेंगे, बाजार में जो ये सब्जियों की दाम बढ़ रही है, पॉकेट में कितना इफेक्ट हो रहा है? मार्केट में तो इफेक्ट होगा ही। पैसा बढ़ रहा है, सामान का चीज़ सब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। सब्जी का तो बहुत बढ़ रहा है। टमाटर बोल रहा है 120, लेकिन बाजार में 150 में बिके हुआ है बीच में। माल नहीं आता है, दाम भाव बढ़ गया। तो माल नहीं आ रहा है क्या? कमती आता है, कम आ रहा है। कम आता है। आप लोग कितने में आता खरीदते है हो? तो दाम कमती আমরা আগে 60 रुपये बिक्री होता है रामाज, এখন 70 रुपये खरीदे। और ये कैप्सिकम कितने का है? कैप्सिकम 120 रुपया 120 किलो। टमाटर का किलो कितना चल रहा है अभी? आपके यहाँ पे 90 है। हाँ, ओके, और प्याज का? प्याज का 40 क्या सब जगह पे सेम नहीं है? सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए। हाँ। आप लोग जहाँ से लाते हो वहाँ पे सेम ही रेट होता है? ये तो आप लोग रेट माने एक दुकान में 5 रुपया ज़्यादा होता है, 5 रुपया कमती होता है, ऐसा होता है। सब्जी तो जो ज़्यादा आएगा ना तो दाम रेट कमती होता है, जब कमती आएगा तो बढ़ जाता है। हम लोग क्या करें, हम लोग तो देखिए खरीद करके लेते हैं बाजार से। हम 10 रुपये 5 रुपये मुनाफा चाहिए, ये तो बेनिफिट है हम लोग का। प्याज लेके आता है 50 रुपये बिक्री करता है, इसी तो हम लोग तो इसी पैदा है 10-20 किलो चाट के तो लेते हैं। लोगों के जेब में भी तो इसका इफेक्ट हो रहा है। हो रहा है तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग तो कितना इफेक्ट होता है जब ये सब्जी का दाम बढ़ता है? हम मालूम है सबको। सब्जी का दाम बढ़ने से जो दिन रोजी आदमी है, दिन रोजी करता 500 रुपया, उसका तो एक बजट होता है। अभी जो सब्जी किनने परचेस करने जाता है 80 रुपया बोलता है, 60 रुपया बोलता है, इससे कोई कमती नहीं है। तो क्या करे, दाम से लेने पड़ता है। बजट में इफेक्ट होता है। बजट में इफेक्ट होता है। तो ये कहना है लोगों का कि जो यहाँ पे दुकानदार हैं या लोग हैं, यही कि क्योंकि प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है तो मार्केट में भाव कम होता है, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो भाव बढ़ जाता है। कि हमने यहीं पे देखा, यहाँ पे जो चीज़ है, ये मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे ख़रीदार हैं, उनके इफ़ेक्ट, सबका एक बजट होता है और उस बजट में डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता है जब कोई भी सामान का दाम बढ़ता है। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव, वीडियो जर्नलिस्ट निर्मल मालाकर के साथ में विक्रम सरकार, सिलचर से।
दरअसल प्याज की बुआई और उसके मार्केट में आने के इस चक्र में मई के बाद प्याज की अगली फसल अक्टूबर में आती है और इस बीच अगस्त सितंबर महीने में प्याज की आवक काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी सरकार को भी पता है कि इन दिनों में कीमतें बढ़ेंगी, तो फिर सवाल यह है कि इसे रोकने के लिए ठोस कदम क्या उठाए गए हैं। सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया। निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब यह है कि यहाँ के प्याज को विदेश में बेचने पर 40% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए सरकारी बफर स्टॉक खोल दिए गए हैं। सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ ने आज से ही राजधानी दिल्ली में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज बेचना शुरू किया है और आने वाले 2 दिनों में अन्य राज्यों में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्याज के बफर स्टॉक को भी 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि जब मरहम लगाना ही था तो पहले जख्म क्यों दिया। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता जानकी खाउंट, कांग्रेस से प्रवक्ता रमन झा और फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मूलचंद बैद भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी मैं अपने सभी पैनलिस्ट का। सबसे पहले जानकी आपका रुख करना चाहूँगी मैं, प्याज की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है और सरकार अब 25 रुपये का मरहम लगाने जा रही है, क्या पहले ही, क्योंकि सरकार को पहले ही पता है कि जो ये समय है इस वक्त प्याज जो है काफ़ी महंगी हो सकती है, तो पहले कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता था? देखिए, प्याज का ये जो आपका सप्लाई चेन का जो सिस्टम है, उसमें आपका प्रोडक्शन हाउस से लेके जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ से जाके रिटेलर के हाथों आके कंज्यूमर तक आते आते जो सप्लाई चेन का एक सिस्टम है, जगह जगह पर बहुत सारे ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, जिसके ब्लैक मार्केटिंग बोल लो, आप लोग होर्डिंग बोल लो, जो भी बोल लीजिए, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से प्याज के मूल्य में जो भाव बढ़ना या कम होना उसमें असर पड़ता है। अभी बात यह है कि सरकार को जब भी ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन नज़र आता है, तभी सरकार तभी ठोस कदम उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठोस कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन ये प्याज का ही नहीं, हर कोई एसेंशियल कमोडिटी की जो बढ़त है, प्राइस की बढ़त है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। उस पर कुछ मैक्रो रीजंस हैं, आप अगर इकोनॉमिक तरीके से देखें तो, कुछ माइक्रो रीजंस हैं। एक तो मैक्रो रीज़न में आप पकड़ लीजिए कि दिन ब दिन हम लोगों का जो है ना, डिमांड बढ़ता जा रहा है लेकिन सप्लाई घटता जा रहा है। उसमें एक वजह ये है कि हमारा जो एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन है, आजकल हम 1 नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिसिट रिसोर्सेज जो है उसका तो संबंध एक है ही। डेफिसिट रिसोर्सेज है, उसके ऊपर से सप्लाई चेन का जो पूरा व्यवस्था है, वो व्यवस्था बिल्कुल जो आप बोलते हैं सीमलेस तरीके से कहीं नहीं हो रहा है। आज की ही बात नहीं है, ये बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है। कहीं पे सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि जगह जगह पे जो होर्डिंग का सिस्टम है वो सब बंद करके कि प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है और एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये हम आशा करते हैं कि इस प्रक्रिया को जारी रखने से एक ना एक दिन हमारा कुछ तो कंट्रोल आएगा प्राइसेस में। लेकिन या बढ़त या बढ़ना या कम होना, घटना, ये कभी कभी तो ये एक फ्लो में ही होता है, जिसमें सरकार इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर पाती है, बट जैसे ही वो नज़र में आता है सरकार ठोस कदम उठा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। रमन झा जी का रुख करूँगी मैं, कांग्रेस प्रवक्ता है वे, जो इन्होंने बात कही जानकी जी ने, क्या आप उससे सहमत है और क्या लगता है 25 रुपये का जो ये मरहम अब सरकार लगाने जा रही है वो आम लोगों तक यानी आम नागरिकों तक पहुंचेगा? देखिए, तो समय बताएगा, क्योंकि आने वाला सीज़न अभी फेस्टिवल का सीज़न है इंडिया में, क्योंकि 17 सितंबर के बाद से इंडिया में फेस्टिवल आरंभ हो जाएंगे। दुर्गा पूजा है और सही है, तकरीबन दिसंबर महीने तक इंडिया में फेस्टिवल का कंट्री है और फेस्टिवल रहेगा, तो डिमांड और भी बढ़ेंगे और डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही, क्योंकि इनके हिसाब से भी, और स्टॉक अगर बाज़ार में कम है तो, सप्लाई कम है तो। लेकिन कहने की बात है ये है कि डिमांड और सप्लाई का खेल कौन खेल रहा है? बाज़ार में जो सप्लाई है उस हिसाब से जो उसका डिमांड है बाज़ार का, उस सप्लाई को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को स्टॉक करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हो या जहाँ भी हो। लेकिन ये गलती यहाँ सरकार की भी है। सरकार यहाँ नाकाम रही है। नाकाम इसलिए रही है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो कानून पहले था भारतवर्ष में कि आपको स्टॉक का डिटेल्स हर डिस्ट्रिक्ट वाइज
आपको डीडीएस के जरिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, और फिर डायरेक्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई के पास इसका डाटा होता था कि हमारे राज्य में किस चीज़ का कितना स्टॉक है, कितना ऑन अराइवल्स है और कितना स्टॉक्स में है और कितना हमारा सप्लाई डिमांड है पब्लिक का। जो चीज़ हटा दिया गया है इस सरकार के द्वारा, ये सरकार उद्योगपतियों की सहायता कर रही है, माने आपका स्टॉकिस्ट को या बड़े व्यापारियों को। आज अगर यह कंट्रोल होता बाजार के ऊपर सरकार का कि आप स्टॉक, सरकार बताती, सरकार के पास खबर होता कि किस स्टॉकिस्ट के पास कितना माल है बाजार में, किसने कितना माल ब्लैक मार्केट से स्टॉक करके रखा है, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सरकार तो पहले ही अपना हाथ काट चुकी है, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको हटा चुकी है। अब क्या है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि एक्ट तो है नहीं। तो सरकार इस महंगाई को रोक, अपने उद्योगपति या मान लीजिए या जो बड़े उद्योग व्यापारी हैं उसको मदद पहुंचाने के चक्कर में सरकार ने आम जनता का जेब काटा है और आम जनता का बैंक बैलेंस को एक बड़ा आरोप है। जानकी जी की प्रतिक्रिया हम लेंगे, लेकिन पहले फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मूलचंद वैद भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पर इसका किस तरह का असर पड़ रहा है और क्यों बढ़ रही है कीमतें, क्या लग रहा है व्यावसायिक संघ को। नमस्कार जी, नॉर्थ ईस्ट में आज इस लाइव प्रोग्राम में मिलने नमस्कार। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, जो उद्योगपतियों को सरकार मदद कर रही है और चैन सप्लाई स्टॉकिस्ट कर लेते हैं, कोल्ड स्टोर में कर लेते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि हमें सप्लाई एसेंशियल एक्ट से हटाने के बाद में भी हमें डेली स्टॉक की रिपोर्ट सप्लाई डिपार्टमेंट में देनी पड़ती है और डेली रेट की रिपोर्ट, वीकली रेट की रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है। उसका प्रूफ ही हमारे सामने एक कागज है जिसमें हम सप्लाई डिपार्टमेंट में वीकली सप्लाई डिपार्टमेंट में जमा देते हैं, रेट की जानकारी देते हैं। कोई ज़्यादा ही अप डाउन हो जाए तो हमें उसमें वीक में चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज नॉर्मली एक सप्ताह में एक ही रेट चलती है। अब प्राइस हमारे यहाँ पर देखिए कंजम्पशन बढ़ रहा है और सप्लाई चेन कम हो रहा है, ये बात अलग है। टोटल आसाम में हमारे यहाँ पर कोई ऐसा भी आलू प्याज की पैदावार नहीं है। या तो आलू मेघालय से आता है या यूपी से या बंगाल से आता है, और प्याज है नासिक से आता है या उत्तर प्रदेश उस साइड से आता है। वहाँ के रेट के हिसाब से यहाँ के जो मार्केट रेट है उस पर निर्भर करते हैं। हमारे लोकल कोई पैदावार ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम मार्केट को पूर्ति कर पाए। यहाँ पर पूर्ति आप नासिक से सिलचर का भाड़ा हमारे ट्रकों का 700 रुपया भाड़ा चलता है जी जी। फरुखाबाद से 700 रुपया कुंटल का भाड़ा चलता है। आपकी बात पर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते पहले। मूलचंद बेग जी ने कहा कि ये स्टॉक ये सरकार को डिटेल्स देते हैं स्टॉक मेंटेनेंस करने के लिए, या सरकार अपने फूड एंड सिविल सप्लाई को देते होंगे या देते हैं, फूड एंड सिविल सप्लाई को देते हैं डीडीएस के जरिए फूड एंड सिविल सप्लाई को। लेकिन मैं मूलचंद जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये हमको बताएं कि आज जो स्टॉकिस्ट अपना माल गोदाम में भर के रखा है, अगर वह बाजार में उस चीज़ को नहीं छोड़ता है तो डिमांड स्वाभाविक है, सप्लाई कम जाएगा। तो अब उनके ऊपर किस एक्ट के तहत सरकार कार्रवाई करेगी? क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से तो इसे हटा दिया गया है, तो कौन सा एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होगा? तो आज व्यापारी निर्भय हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं, इसलिए वो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत होलसेलरों के लिए मार्जिन फिक्स था, 6% मार्जिन फिक्स था होलसेल व्यापारियों के लिए और 10% फिक्स था उद्योगपतियों के लिए। जी मूलचंद जी अपनी बात रखिए। हमारी बात सुनिए, हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हट गए हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण पूरा डिप्टी कमिश्नर के ऊपर में रहता है। बाजार में कोई भी चीज स्कार्सिटी होती है तो सप्लाई के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और भी मार्केट के अंदर आते हैं। इवन की मार्केट के अंदर उनकी पूरी बात रहती है। स्टॉक का कम बेसी होना, कोई भी कुछ भी होता है उन्हें जानकारी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो व्यापारियों के साथ मिलकर आपका जो कहना है व्यापारी पर किस तहत एक्शन ले, इसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की दरकार नहीं पड़ती। डिप्टी कमिश्नर के दायरे में पड़ते हैं हम लोग, सरकार के दायरे में पड़ते हैं। हमें टोटल स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, सब डेली स्टॉक देना पड़ता है। ये ऐसी बात नहीं है। अभी फूड एंड सिविल सप्लाई का लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते चाहते हैं वो नहीं, फूड एंड सिविल सप्लाई का लाइसेंस लेना पड़ता है क्या अभी आपको दुकान चलाने के लिए? डिप्टी कमिश्नर के अंडर में पड़ते हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई से लाइसेंस लेना पड़ता है आपको अभी? दुकान चलाने के लिए हमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है या नहीं? आलू प्याज बेचने के लिए लाइसेंस, हाँ या ना बोल दीजिए, लाइसेंस लेना पड़ता है या नहीं? एक दुकानदार जब दुकान खोल के बैठता है उसको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ता है, और जिस पर जीएसटी है उसके लिए जीएसटी एक्ट में आना पड़ता है। खाली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का लाइसेंस कुछ आइटमों के हटा दिए गए।
जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं। Essential government एक central जी, government मूलचंद मैं जी, व्यापारियों पे आरोप नहीं लगा रहा, आप जी, चिंता रमन मत झा जी, कीजिए। चर्चा हम नहीं जारी नहीं, रखेंगे। उन्होंने तो एक चीज़ बहुत क्लियरली शायद बोला है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट चाहे हो या ना हो, लेकिन उन लोगों को हर हफ्ते हर दिन वो डीसी को एक लिस्ट ऑफ सामान उनके पास जो है उसका लिस्ट ऐसे तो भी फिर जमा सरकार करना विफल है। पड़ता है। बिल्कुल, तो फिर चर्चा सरकार विफल चर्चा है। हम तो जारी यानी रखेंगे। फिर सरकार विफल है। काफी नहीं, वक्त तो फिर हमारे सरकार पास विफल है। अगर जिला उपायुक्त इसको कंट्रोल नहीं कर आरोप पा रही है, लगते तो सरकार रहेंगे, विफल है। आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते पहले। तो आज हम बात कर रहे हैं मूल्य वृद्धि की, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। भाजपा प्रवक्ता जानकी खाउंड का मैं रुख करूंगी। जी जानकी जी, जिस तरह मूल्य वृद्धि देखी जा रही है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। कोल्ड स्टोरेज की भी बात हो रही है, क्या कुछ सरकार कर रही है? क्योंकि ये जो मौसम है, हाल ही में बारिश का भी काफ़ी प्रकोप रहा, कुदरत का कहर रहा। ऐसे में जब जानबूझकर सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत थी, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार चूक गई है। देखिए, ये प्राइस राइज का जो मामला है, पूरा ये मूल्य वृद्धि का जो मामला है, ये सबको छू जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमको ये अनुभव नहीं है कि ये प्राइस राइज का कैसा हम लोगों को छुगन मिलता है। लेकिन ये तो छुपता है, सबको छुपता है, और एक ही तरह से छुपता है। अब ये बहुत सारे, एक तो कोल्ड स्टोरेज है जिससे कि हम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बात ये है कि हमारा खुद का जो प्रोडक्शन है, जो आत्मनिर्भर का हम लोगों का जो मंत्र है, हम जो शुरू किए हैं, हमारा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। हर एक राज्य में ये एक हमारे सरकार की तरफ से ये एक चेष्टा रही है कि हम लोग अपना उत्पादन बढ़ाएं। जैसे प्याज हमेशा बाहर से आने का ही एक प्रथा रही है, क्यों ना हम इसको तोड़े। हमारे यहाँ पे, जहाँ पे भी ये तो है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर में बहुत डिपेंड करेगा। अभी आज नासिक फेमस है प्याज के उत्पादन के लिए, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है। क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ तक परमिट करेगा। और हाँ जी, अगर इस वक्त उत्पादन सही नहीं हो रहा है, तो ठोस कदम कहीं ना कहीं उठाने की जरूरत थी पहले से ही। जब देखिए, उत्पादन एक वजह है और एक रूट कॉज है, वो तो है, लेकिन हमको फिर भी चलाते रहना है मार्केट को। जहाँ से भी हो हमको इंपोर्ट करके भी हमको सामान लाना है, वो तो है ही। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पे रोक लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे चांसेस है कि सिंडिकेट फॉर्म करके प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि यहाँ जो 2-3 पॉइंट होके रिटेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर से आके कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो 2-3 जगह पे जो पॉइंट्स है, वहाँ पे प्राइस राइज हो जाता है, वहाँ पे बढ़ोतरी होती है। और वो इंडिविजुअल जो व्यापारी है वो लोग भी करते हैं। होलसेल प्राइसेस कुछ अलग है और जो प्राइसेस यहाँ पे बिकते हैं, रिटेलर प्राइसेस अलग है। अलग तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कभी कभी ये भी होता है, आप ये कहना चाहिए कि बिचौलिए होते हाँ, हैं कहीं पे वो बेटर इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत है, बेटर इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। और मैं जो बोल रही थी पहले भी कि आत्मनिर्भरशीलता को बढ़ावा देने की भी ज़रूरत है, ताकि हमको बाहर के देशों में ज़्यादा हमको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और यहाँ पे ये ज़रूरत है कि हम लोग प्राइस को नियंत्रित रखने के लिए जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स में चांसेस है कि यहाँ पे बढ़ोतरी होने की चांसेस है, उसमें हमको थोड़ा और कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और हमारी नज़र थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। ये अगर कहीं पे हम लोगों की लैकिंग है, तो उसमें हम फील करते हैं कि हमको इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन और थोड़ा स्पीड अप होने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो प्राइस राइज का मामला है, ये ऐसा नहीं है कि कल नहीं था आज हो गया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर एक सरकार को प्राइस राइज का इशू फेस करना पड़ता है, और हर एक सरकार कोशिश करती है। लेकिन हमारे विपक्ष दल का हमेशा एक ये होता है कि प्राइस राइज को एक इशू बनाया जाए, लेकिन किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड का जो सिचुएशन आया, जो इन्फ्लेशन हमारे मतलब पूरे ग्लोबली चला, जो इन्फ्लेशन, उसका असर कुछ तो इंडिया में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में बहुत कम असर हुआ है। जी रमन झा जी, कई बार जमाखोरी को इसकी वजह माना जाता है, लेकिन ये समस्या आज की नहीं, ये बीमारी बहुत पुरानी है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, तो विपक्ष हमेशा जनता विपक्ष को भी चुन के भेजती है कि सरकार के कामों पर तीखी नज़र रखे।
ये विपक्ष का काम है। और ये लोग भी जब विपक्ष में थे तो सिलेंडर का दाम अगर 20 रुपया बढ़ता था और प्याज का दाम बढ़ता था तो बीजेपी के एमएलए या नेता प्याज के माला, आलू का माला पहनकर सड़क पर उतर जाते थे, सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ जाते थे अगर 10 से 20 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़े। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़े तो पीडीसीएल के सामने धरना देते थे। आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल से लेके हर चीज़, डीजल पेट्रोल से लेके गैस सिलेंडर से लेके सब चीज़ में मूल्य वृद्धि हुई है पिछले कई सालों में, 8 या 9 सालों में ज़्यादा हुई है अगर आप तुलना करते हैं तो। दूसरी चीज़ है कि मैं यही कहूँगा कि अगर सरकार इसके पीछे नाकाम क्यों रही है, क्योंकि सरकार के पास सुपरविजन नहीं है। वह जनता के कामों पर, जनता के जो दैनिक का सामान है, इसेंशियल चीज़ है, जो इसेंशियल कमोडिटी जो है जनता के लिए, जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ है जनता के लिए, सरकार को उस पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। सरकार ये ध्यान ही नहीं देती रही है, क्योंकि अगर सरकार गरीब के दर्द को समझे, गरीबों को बारे में जाने नहीं, तो जरूर ध्यान ये बात नहीं है कि लेकिन सरकार गरीबों के बजाय हम अमीरों की तरफ ध्यान देती है। ये बात हम नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ है, आप कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का बात है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का बात है। आज अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ा है, वो कहाँ जाएगा? उसका कॉस्ट का जो है वो भी तो सामान पे ही आएगा। आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो महंगाई है उसका दाम भी प्याज या जो भी कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए खाद्य पदार्थ हैं या दूसरे सामान उस पर आएगा। असम जैसे राज्य में, असम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन स्टेट नहीं है, यहाँ बाहर से इंपोर्ट होता है, चाहे आलू हो या प्याज हो। अभी मुलचंद जी बोल रहे थे कि बाहर से आता है, सही है, बाहर से आता है। और यहाँ भी ये चीज़ देखा जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई का जो चेन है उसको कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं कुछ लोग, और इस चीज़ों पर सरकार को कंट्रोल रखना होगा। अगर जो कोई भी करे, चाहे वो होलसेलर से माल 10 रुपये में लाके अगर बाजार में 20 रुपये में बेच रहा है तो रिटेल बाजार में भी कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को, या अगर डिमांड और सप्लाई के बीच चेन को कहीं बिगाड़ा जा रहा है किसी बड़े व्यापारियों के जरिए भी, तो उसे भी रोकना सरकार का दायित्व है। तो ये सरकार का दायित्व है कि आम जनता के पॉकेट पर, आम जनता के जेब पर ज़्यादा भार न पड़े। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, जिस तरह से रमन जी बोल रहे हैं। मूलचंद जी से जानना चाहूँगी, प्याज की कीमतों को लेकर जिस तरह से सरकार कारगर कदम उठा रही है, अच्छा पहल है, लेकिन कितनी कारगर होगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपसे मैं जानना ये चाहूँगी कि जो 40% तक निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है, व्यापारी संघ उसे किस तरह से देख रहा है, असर उसका क्या होगा? देखिए मैडम, ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से पूरा स्टेप उठाती है। पॉलिटिशियन अपने एक पर दूसरे पर आरोप लगाते हैं उसे हम व्यापारी है, हमें तो चैन मेंटेन करना है, सप्लाई और चैन दोनों बराबर चलती रहे, यही व्यवस्थाएं देखनी है। और रहा पेरिसेबल आइटम्स है मैडम, पेरिसेबल आइटम्स जब आदमी कोई एक रिटेलर एक होलसेल से लेके जाता है, 4 जगह से लेके जाता है, उसके माल में कुछ डैमेजेस होते हैं, उसको लोकल ट्रांसपोर्टेशन लगते हैं, तब रिटेल मार्केट में उसके आज होलसेल मार्केट में 32 रुपये प्याज है, रिटेल मार्केट में 40 रुपये प्याज है। अब ये रिटेल और होलसेल का जो डिफरेंसेज है यह ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड माल का पेरिसेबल आइटम्स कुछ न कुछ डैमेज होने की वजह से भी है। मुनाफाखोरी की जो बात आती है, कुछ असाधु व्यापारी हो सकते हैं, हम इस बात में असहमत कभी नहीं हो सकते, लेकिन सरकार की पूरी नजर हमारे व्यापारियों पर 24 घंटे बनी रहती है। और रहा माल टोटल बाहर से आता है, इस पर सरकार को नियंत्रण यही है कि यहाँ पर स्टॉक बराबर बना रहे, किसी रकम की बाधा न आए, रास्ता घाट पूरे खुले रहे, और यहाँ पर माल की अवेलेबिलिटी रहने से कोई भी जगह पर ऐसे दाम की परिस्थिति नहीं है। लास्ट ईयर से इस बार में आज की तारीख में मेरे ख्याल से हर फूड ग्रेन्स आइटम, एक राइस को छोड़ के हर आइटम बाजार एकदम नियंत्रण चला है लास्ट ईयर के इस साल में। अब फ्लड की टाइम है, बरसात में रास्ते बंद है, ट्रक पहुंच नहीं पाते हैं, माल सारा बाहर से मंगाना है, इसके बावजूद है सरकार अपने कंट्रोल कर रही है। सरकार जब देखती है बाजार कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो वो हमारी दुकान में माल भी बिकवाती है, व्यापारी उसमें माल भी सही रेट में देते हैं। व्यापारी और सरकार दोनों कंधे से कंधे मिला के ताकि पब्लिक को कोई रकम का एहसास नहीं हो मार्केट में माल नहीं है या कोई रकम का अनहोनी हो रही है या हमारे कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार उपलब्ध है, वो अपना एक्शन उठा सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये व्यापारी कुछ असाधु व्यापारी के लिए सारे व्यापारियों को अगर ऐसा बात बोला जाए, यह बात भी सही नहीं है। जी 50 रुपए तक कीमत बढ़ी है प्याज की। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बता रहे हैं जी मूलचंद जी, 50 रुपए कीमत कहाँ से बढ़ी मैडम? 32 रुपया होलसेल दाम है,
40 रुपया रिटेल में बिक रहा है प्याज। हाँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब शुरुआत हमने की थी इस शो की तो तभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई और अभी भी उसमें भी हमने दिखाया कि बाजार में क्या भाव चल रहा है। 50 रुपए तक पहुंच चुका है। वो यही बोल रहे हैं अब कोई किसी को नासिक का प्याज चाहिए, कोई बढ़िया प्याज चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अब मैडम आपको कश्मीर की सेव चाहिए तो आपको दाम देने पड़ेंगे। आपको आम चाहिए, हाफूज आम चाहिए तो आपको मालदा के आम के दाम नहीं मिलेंगे मैडम, वो अलग चीज है। आप नॉर्मल मार्केट की कॉस्ट कीजिए। आप शोरूम में जाएंगे, आप सामान खरीदेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन आप मार्केट के अंदर माल खरीदेंगे उसकी रेट अलग होती है मैडम, ऐसा नहीं होता है। अब ये हमारे प्रवक्ता अगर बासमती राइस खाएंगे तो उनको 100 के ऊपर आप देना पड़ेगा। जी जी जी, अगर प्रवक्ता को 100 बासमती राइस खाएगा उसे 100 से ऊपर दाम देना पड़ेगा। बात हो रही थी मुनाफाखोरी की। नॉर्मल आइटम पर मार्केट की रेट देखी जाती है। जी जी जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अन्य मेहमानों की ओर भी। मूल्य वृद्धि की आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, लेकिन पहले अरुणाचल प्रदेश के एक बाजार की भी तस्वीर आपको दिखा लेते हैं। वहाँ क्या हाल है? आज हमें ये देखने को मिल रहा है मार्केट में, बाज़ार में प्याज का दाम बढ़ रहा है। जो ये प्याज है अभी इसका प्राइस जो 1 किलो जो 50 रुपीज़ हो गया है, जो कि पहले 40 रुपीज़ में बिक्री करता था। पहले हमने देखा कि टमाटर का दाम बढ़ रहा था, अभी टमाटर का प्राइस जब घट रहा है तो प्याज का दाम उठ रहा है। हमारे साथ में इस वक्त हम इस वक्त गंडी मार्केट ईटानगर में है, जो कि मेन कमर्शियल हब है। यहाँ पर हमारे साथ में इस दुकान के मालिक है, उनसे जानते हैं कि प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है। जी हाँ, हमें बता सकते हैं प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है और कितना था पहले, अभी कितना हो रहा है? पहले 40 रुपया था, अभी 50 रुपया हो गया। अभी थोड़ा और बढ़ेगा शायद। ये बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कारण है बारिश के वजह से इसे हो गया। हाँ, बारिश के वजह से आपका खराब हो गया, प्लस दाम भी उधर से ज़्यादा आ रहा है अभी। तो अभी आप लोग को कितना दिक्कत हो रहा है प्राइस बढ़ने में? आप लोग को भी तो होलसेल से खरीदना पड़ता है। हम लोग का तो थोड़ा दिक्कत होगा है। हाँ, क्या करेगा, दिक्कत होने से तो भी हम लोग को बेचना पड़ेगा। हाँ, कितना कस्टमर भी गाली देता है, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, ऐसे ही बोलते रहता है। क्या करेगा, हम लोग को थोड़ा माथा नीचा करके उठना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। टमाटर 90 100 था, अभी थोड़ा घट गया, अभी 50-60 हो गया होलसेलर में। अभी थोड़ा ठंडा हो गया आदमी लोग भी, लेकिन पहले तो इतना दाम दिया था हम लोग को। थैंक यू। जी, हमने सुना है कि प्याज का प्राइस बढ़ने के कारण से सिर्फ कस्टमर को नहीं, दुकानदारों को भी तकलीफ हो रहा है, उन्हें भी सहना पड़ रहा है ये प्याज का दाम के बढ़ने के कारण से। तो हमारे साथ में इस वक्त अभी एक कस्टमर है, उनसे जानते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे प्याज का अभी दाम बढ़ रहा है मार्केट में ना, कितना इसका वजह से आप लोग को कितना परेशानी मिल रहा है अभी? परेशान तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिसेंटली जो टमाटर का दाम बहुत हाई हो चुका था, उस पर भी हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ें लाइक होना पड़ा, सिंस हम लोग अभी रेंट पे रहता है और अभी इतना अभी इनकम भी नहीं है। तो अभी प्याज का भी दाम जो ऐसे ही बढ़ गया है रातों रात, तो हम लोग को तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा पेश करना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी लोग ऐसा ही बढ़ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं। जी, हमने सुना कि लोगों को भी परेशानी हो रही है और साथ ही साथ में जो दुकानदार हैं उनको भी परेशानी मिल रहा है। ये मार्केट में जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, उनका प्राइस बढ़ने के कारण। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि टमाटर के दाम बढ़े थे और अब प्याज के दाम रुला रहे हैं। जानकी खान, आपका रुख करूंगी। एनसीसीएफ ने पहले टमाटर की जिम्मेदारी ली, जब दाम बढ़े तो एनसीसीएफ ने की ओर से जो सरकारी एजेंसी है तो उसकी तरफ से ट्रांसपोर्ट किया गया कि अब कम कीमतों में वो उपलब्ध करा रही है, लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंचा। आम लोग अभी भी 100 रुपये से अधिक किलो में मिल रहा है उन्हें, और अब कह रही है कि प्याज को 25 रुपये में उपलब्ध कराएंगे। नहीं, मैंने जो आपको बोला कि जो 3-4 पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट से गुजरती है ये सारा सप्लाई चेन, उसी पॉइंट में कहीं पे ना कहीं हम लोगों का लैकुना है, शायद कहीं गैपिंग है, जिसके वजह से जो प्राइस सरकार निर्धारित करती है वो प्राइस, उसका जो मुनाफा है वो कंज्यूमर को कहीं कहीं किसी जगह पे नहीं पहुंच रहा है। तो इसी को हमें कंट्रोल करना है कि सारे पॉइंट्स में जो जिस प्राइस में सरकार उपलब्ध करवा रही है उसी प्राइस में कंज्यूमर तक मिले, क्योंकि होलसेल और रिटेल में कहीं
उस चक्कर में शायद जितना अभी मूलचंद जी ने कहा है कि होलसेल प्राइस अगर 32 रुपये है एक उदाहरण स्वरूप, और रिटेलर होना चाहिए 40 रुपये कहीं पे, लेकिन रिटेलर प्राइसेस अभी हमको मालूम हो रहा है कि कहीं कहीं पे तो 50 रुपये भी है। तो यही कुछ जगह पे हम लोगों का शायद लकूना है जहाँ पे थोड़ा और नियंत्रण की ज़रूरत पड़ सकती है कि जो सरकार निर्धारित कर रही है प्राइस, उसी प्राइस में कंज्यूमर को उपलब्ध हो सामान। वही शायद थोड़ा और स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, वो एक सही बात है। जी रमन झा जी, हर बार चुनाव में मूल्य वृद्धि का एक मुद्दा ज़रूर उठाया जाता है, लेकिन जब चुनाव की जो नैया होती है, जब वो पार हो जाती है तो उसे भुला दिया जाता है, कह दिया जाता है कि मौसम की मार है, जैसे ही आयात होगा वैसे ही इससे सप्लाई होगा वैसे ही भर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से सरोकार शायद वहाँ कहीं टूट जाता है। देखिए, हर सरकार का दायित्व है कि वो जनता के जेब की तरफ देखे। आज भारत में लोगों बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोगों का आमदनी कम गया है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार को जहाँ कठोर निर्णय लेने चाहिए थे, वहाँ सरकार ढुलमुल नीतियाँ ले रही है। अभी आपने कहा कि एनसीसीएफ 25 रुपये में प्याज उपलब्ध करवाएगी, लेकिन एनसीसीएफ के पास प्याज का स्टॉक कितना है ये भी तो देखना होगा, और एनसीसीएफ क्या भाव से प्याज खरीद रही है बाज़ार से। हमको मालूम है कि भारतवर्ष दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज का पैदावार देश है, और हमको मालूम है कि हमारे देश में लोगों को प्याज की कितनी क्वांटिटी में प्याज चाहिए हमको एक साल में। फिर भी सरकार अगर इसको एक्सपोर्ट कर रही थी, अगर पैदावार कम था तो ये सरकार की गलती है। दूसरी चीज़ है कि आप बोल रहे हैं किसानों पे प्रोडक्शन को लेके भी, प्रोडक्शन ये है कि आपको इसके लिए किसान को तो सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन उसके बजाय आप किसान के खिलाफ काले कानून लाते हैं। आप क्या करते हैं कि किसान को जहाँ प्रोत्साहन देना चाहिए वहाँ आप किसान को एमएसपी नहीं दे रहे हैं। आज मार्केट में शॉर्टेज है तो प्याज का दाम बढ़ गया। कल को अगर यही पैदावार किसान करने लगे तो किसान को क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्याज का वो नहीं निकल पाता है। ऐसे परिस्थिति में अगर सरकार प्याज पे एमएसपी निश्चित करे तो लोग खेती करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में, भारत में कितने लोग, स्वाभाविक है, अभी उन्होंने कहा, हमारे व्यवसायी भाई मूलचंद जी ने भी कहा, और ये सच है कि फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट या कंट्रोल रखती है बाजार पे। जी, अगर इस तरह से हम बात करें तो जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। बाजारों में गई, मूल्य वृद्धि कहाँ क्या हो रहा है देखा भी शायद आप ये हाँ आज क्या है कि देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अगर यहाँ प्याज, उन्होंने कहा कि फ्रीजेबल आइटम है प्याज और आलू टमाटर ये सब चीज़। असम में, मैं असम की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की उतनी खास सुविधा नहीं है, तो व्यापारी भी सीमित मात्रा में ही माल मंगाते हैं कि उनका आते ही बाजार में खपत ना हो, इसका एक लंबा स्टॉक ना हो, नहीं तो डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो इसका नुकसान व्यापारियों को होगा, तो व्यापारी भी उसी हिसाब से माल मंगाते हैं। तो ये सुविधा तो सरकार को भी देखना पड़ेगा कि वो व्यापारी के साथ किस तरह के संबंध बना के रखते हैं, और क्या स्टॉक है, क्या अराइवल में है, और क्या माने हमको ज़रूरत क्या है। अगर सरकार इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो यह उनकी विफलता है। हम इसके लिए व्यापारियों को भी दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि व्यापारी भी व्यापार करते हैं फायदे के लिए। जानकी जी कुछ कहना चाहती है? नहीं, सरकार जहाँ जहाँ नियंत्रण कर सकती है सरकार अपना काम कर रही है। आप देखिए कि सरकार ये निश्चित करती है कि हमारे यहाँ स्कैर्सिटी ना हो। जो फ्लो ऑफ मटेरियल्स है, बाहर से आने वाले, बाहर के राज्यों से आने वाले जो फ्लो ऑफ मटेरियल्स है, ये फ्लो कभी किसी भी कारण कम ना हो, घटे ना, इसकी वजह से सरकार जो सप्लाई सिस्टम जो है उसका फ्लो सीमलेसली चलता रहे, उसका सरकार निश्चित रूप से उपाय करती है। दूसरी बात यह है कि कहीं यहाँ पे जहाँ पे होर्डिंग वगैरह का चांसेस ना हो, इसीलिए उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में भी बोला है। तो कहीं होर्डिंग, ये ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग ना होने पाए, उसके लिए सरकार, वो आपने ही कहा है, टास्क फोर्स टीम गठन कर चुकी है। और यही नहीं, आजकल शायद मूलचंद जी को ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा, ऑनलाइन पोर्टल भी है जहां स्टॉक के बारे में हर हफ्ते इन लोगों को अपलोड करना पड़ता है उनके पास कितना स्टॉक है। तो यही सब है नियंत्रण का उपाय। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि कहीं कहीं वो होलसेलर से रिटेलर तक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में कहीं कुछ ऐसे व्याघात जन्मता है। इसीलिए शायद प्राइसेस में कुछ ऐसे बढ़ाव, अनियंत्रित प्राइसेस होने की संभावना है। लेकिन सरकार का जो फंक्शन है एक्चुअली, वो सरकार खूब ही अच्छी तरह से निभा रही है।
हाँ, कहीं कहीं लिकुना मैंने जो बोला है वो लिकुना है, लेकिन मूलचंद जी बता पाएंगे जो मैंने बोला अभी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, जहाँ उनको स्टॉक अपलोड करना पड़ता है, तो वो सब भी तो एक तरीका ही है कि जहाँ पे हम लोग ब्लैक मार्केटिंग स्टॉप कर सकते हैं, होर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, उसी से तो जाके अल्टीमेटली प्राइस नियंत्रित होगा। और यही भी बात है कि हमारे सम्मानीय पैनलिस्ट ने अभी बोला है कि फेस्टिवल का सीजन है, अभी चांसेस है कि डिमांड और बढ़ेगी, तो वो भी सरकार निश्चित करती है कि जो हम लोगों का एक्सेस डिमांड होने का चांसेस है कहीं उसमें भी रुकावट ना आए, तो उसके लिए भी एक्सेस सप्लाई लाने का जो प्रक्रिया है वो भी सरकार निश्चित करती है। जी मूलचंद जी, जानकी जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे? मैंने सुना, मैं जो ऑनलाइन पोर्टल की बात है, हम हमारे बाजार के सारे स्टॉक का जितना भी स्टॉक लिस्ट होती है वो सप्लाई ऑफिस में जमा देते हैं। सप्लाई ऑफिस डेली उसको फूड एंड सिविल सप्लाई अब उनके पोर्टल में हेड ऑफिस में लोड करती है, जहाँ उनके गुवाहाटी में डीडीसी बैठते हैं, वहाँ पर लोड होता है। डेली का सिलचर का स्टॉक हो, चाहे करीमगंज हो, चाहे हिजलागंज हो, कहीं का भी स्टॉक हो, सब जगह के स्टॉक हेड गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। रेट का नियंत्रण की जो बात है, पेरिशेबल गुड कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता है, शॉर्टेज की वजह से दाम बढ़ सकता है। पेरिशेबल गुड्स अगर कोई भी आदमी स्टॉक करता है वो डैमेज में लॉसेज में आ जाता है, इसलिए माल उतना ही मंगाया जाता है जितनी खपत होती है। सप्लाई चेन बनी रहने से माल की ज्यादा स्टॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली मार्केट से स्मूथली चलते हैं। सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से देखिए पूरे सिस्टम चला रखे, टास्क फोर्स खोली है उन्होंने, स्टॉक होल्डिंग कोई भी हालत में नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी सरकार दयाबद्ध है एकदम। हमारे डे टू डे स्टॉक जाते हैं टास्क फोर्स। जी मूलचंद जी, आपकी बात पर एक प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं टास्क फोर्स पूरी जी। नहीं, मैं मूलचंद जी की बात पे नहीं, मैं जनरली कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी माना और मूलचंद जी ने भी कहा कि सरकार के पास डेली अपलोड जाता है कि बाजार में क्या माल स्टॉक में है। उसके बावजूद भी सरकार के पास ये भी उनके फूड एंड सिविल सप्लाई के जरिए मालूम होता है सरकार को कि हर सीजन में या साल में भारत में या राज्यों में क्या खपत है। इसके बावजूद अगर सरकार के पास सूचनाएं हैं कि हमें इतना टन माल चाहिए कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए और हमारे पास या व्यापारियों के पास इतना ही माल उपलब्ध है बाजार में, तो डिमांड कहीं ना कहीं वही रहेगा और सप्लाई घटता जा रहा है, तो मूल्य वृद्धि होगी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को नजर रखना पड़ेगा, पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए था सरकार को कि स्टॉक कम ना हो। दूसरी चीज, अगर स्टॉक है तो मैंने पहले भी कहा कि जो आज मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है, जो प्रोडक्शन स्टेट नहीं है जी, उसके अलावा जो प्रोडक्शन है वहाँ होल्डिंग है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जिसमें हम अडानी बोले, अंबानी बोले, या जो बड़े लोग हैं जो आज या बड़े व्यापारी जो हैं जो आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग में अपना पैसा लगा रहे हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं। आज सरसों तेल का ले लीजिए, बाबा रामदेव तेल बेच रहे हैं, अडानी तेल बेच रहे हैं, अंबानी तेल बेच रहे हैं, हिमानी तेल बेच रहा है। तो ये जब बड़े व्यापारी जब बाजार को कॉर्पोरेट 4-5 घराना जब बाजार को कंट्रोल करने लगता है तो स्वाभाविक है वो अपने फायदा के लिए डिमांड क्रिएट करेगा बाजार में, और ये सरकार का दायित्व बनता है कि उस डिमांड के साथ सप्लाई का चेन को बनाए रखे। और सरकार इसमें विफल है क्योंकि सरकार धनी लोगों के बारे में सोच रही है, गरीबों के जेब के प्रति उसका माने कोई नज़रअंदाज कर रही है। गरीब के जेबों का गरीबी और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मूल्य वृद्धि तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर कारगर कदम क्या उठाए जा रहे हैं, सरकारी पक्ष से भी हमने सुना, विपक्ष भी इस पर बात कर रहा है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मूलचंद वैद भी। जी मूलचंद जी, आपके पास आती हूँ। सरकार जो है वो अब बफर स्टॉक खोल रही है, जिस तरह से न्यूज़ में भी आ रहा है कि बफर स्टॉक खोल रही है प्याज का। पहले टमाटर के लिए बफर स्टॉक खोला गया और अब प्याज का क्या लग रहा है, असम में कब तक उपलब्ध होगा और क्या आसानी से उपलब्ध होगा? मैडम बफर स्टॉक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट सोर्सेज में जो दाम होते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आसाम में माल टोटल प्रोक्योरमेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स के दाम के हिसाब से यहाँ पर जो मार्केट रेट चलती है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप कहीं भी खबर कर सकते हैं आज नासिक में क्या दाम है और गुवाहाटी में क्या दाम या सिलचर में क्या दाम है। आप ट्रांसपोर्टेशन जोड़ लीजिए, रेलवे के भाड़े जोड़ लीजिए, कोई भी
अगर स्टॉक पूरा रहेगा तो जो सोर्स में दाम रहेंगे उसके बाद में अपने यहाँ पर कोई भी रकम की स्कार्सिटी या ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, यह बात तयशुदा है। और सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखी है। जैसे अभी एक्सपोर्ट पर सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी, इसी का बहाने प्याज एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और प्याज की उपलब्धि हमें सब बाहर से करनी है, आलू की उपलब्धि बाहर से करानी है। यहाँ लोकल किसानों का सरकार का ऐसा कोई सरकार के पास ऐसे कुछ नहीं है जो एमएसपी बढ़ाने से ही जो खेती करेंगे आलू प्याज की, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार अपनी स्कीम लेके आती है, उसके साथ जो भी चलता है, एमएसपी बढ़ाना और नहीं बढ़ाना वो सरकार का काम है। हम व्यापारी है, माल को प्रिक्योरमेंट करते हैं, पाइपलाइन पूरी मेंटेन हो, इसके साथ चलते हैं। व्यापारी है, मार्जिन तो चाहिए, नॉर्मल मार्जिन जो हो हमें चाहिए, स्कार्सिटी करके मार्जिन नहीं चाहिए। नॉर्मल मार्केट हमारे लिए स्कार्सिटी से, शॉर्टेज से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। जी। हमें कोई आदमी की बात नहीं सुननी पड़ती है। हम व्यापारी नॉर्मल मार्जिन में ही खुश है। हमें कोई भी ऐसा, और सबसे बड़ी बात है पेरिशेबल गुड्स है, क्यों नहीं समझते? हर चीज को ये बफर स्टॉक कर भी नहीं पाएंगे, हम कर भी नहीं पाएंगे। माल अगर डैमेज हो जाएगा, माल अगर गल जाएगा, पहुंच जाएगा, तो व्यापारी कहाँ गिराएगा उसको? नहीं, ठीक है। व्यापारी हर का साल लॉस हर कौन साल भरेगा? इस तरह से माल सड़ जाता है, ये भी होता है। हाँ, बहुत कम होता यह भी होता है, हर साल होता है। और हर साल हर गाड़ी के अंदर ऐसे डैमेजेस माल आते हैं जो गिराने पड़ते हैं। एक होलसेल मार्केट से रिटेलर जब माल लेके जाता है उसको भी 2-4 किलो गिराना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है, डैमेजेस माल होते हैं, पेरिशेबल गुड्स है। 2 दिन ज्यादा स्टॉक रह जाए, माल पहुंचने लग जाता है। थोड़ी बारिश गिर जाए प्याज पर, प्याज गलने लग जाता है। ये व्यापारियों का भी चिंतन करिए, माल बाहर से मंगाना है, पाइपलाइन मेंटेन करनी है, रेट नियंत्रण रहे, बस यही बात का ध्यान रखना है। बाकी मार्केट रेट तो हिंदुस्तान के सारे के साथ, आसाम का रेट भी उसी प्रकार रहता है। आसाम में कोई अनसर्टेन ऐसा नहीं बोला, आसाम में एकदम लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग कर ली, 1 रुपये का 4 रुपया ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आसाम के व्यापारी भी बड़े शांतिप्रिय व्यापारी है, सब अपना पाइपलाइन मेंटेन करके चले, यही बात है। जी, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। ये व्यापारी है फिर भी खुद बोल रहे हैं कि उनको नॉर्मल मार्जिन से चाहिए, ये नहीं है कि स्कैरसिटी क्रिएट करके दाम बढ़ा के उसको लेना है। तो वो लोग अगर मुंशन जी जैसे व्यापारी लोग इस बात को समझ लेते हैं तब तो आधा से ज़्यादा परेशानी उसी में ख़त्म। लेकिन बात ये है कि हाँ, और एक बात है, उन्होंने वो भी बात कही है कि होर्डिंग हो या कुछ भी हो, ये पेरिशेबल आइटम्स में कितना दिन तक कर सकेंगे? वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना। ये सब पॉसिबल है जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है उसी में। पेरिशेबल आइटम्स आप प्याज को कितना दिन रखेंगे, आप आलू को, टमाटर को कितना दिन रखेंगे, वो भी बात है। लेकिन हो ना हो ये बात। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बीच में जो 3 फार्म बिल के बारे में जो इतनी चर्चा हुई थी, वो तो खैर अभी रिपील भी हो गई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती है कि वो शायद सही डिसीजन थी सरकार की, लेकिन बाद में जितना ऑपोजिशन हुआ, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन ये बात है कि सरकार अपना प्रयास कर रही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको सही एमएसपी मिले। एमएसपी सही एमएसपी मिलने का भी एक सरकार का प्रयास है। फिर इन्होंने बताया कि सारे अदानी अंबानी लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वही कंट्रोल कर रहे हैं मास्टर डॉल। लेकिन हम अगर बात करें जो मंडी हाउसेस है, पंजाब में जो मंडी हाउसेस है, महाराष्ट्र में जो मंडी हाउसेस हैं, जहाँ जो मंडी चला रहे हैं वो तो कांग्रेस के लीडर्स ही चला रहे हैं, वो लोग ने नहीं लाने दिया। राजनीति इसमें जो मूल्य वृद्धि है, राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। एक बार वो ये बात मास्टर डॉल के बारे में बात करने से पहले मंडी के बारे में भी बात करना जरूरी है। फिर वो तो ये बात नहीं है। हाँ, वो लोग भी तो कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो कांग्रेस के लीडर्स है जो कंट्रोल कर रहे हैं। हमको पता है कौन है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मंडी हटे और कोई और दूसरा सिस्टम आए, डायरेक्ट सिस्टम आए। मंडी के थ्रू ही बिजनेस होगा। तो ये सब असम में इतना ये सिस्टम फेमस नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को इतना मालूम नहीं है। लेकिन असम में ये प्रयास रहा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ये प्रयास रहा है कि प्रोड्यूसर को, फार्मर को सही एमएसपी मिले। और एमएसपी आपको पता होगा, पैडी में एमएसपी पहले से बहुत बढ़ोतरी हुई है। अभी पैडी की जो असली प्राइस है वो फार्मर को मिल रही है। और फिर पैडी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से बहुत गुना बढ़ गया है। तो ये भी प्रयास है, ये भी एक एनकरेजमेंट है हम लोगों के फार्मर्स को। तो अपना आत्मनिर्भर का जो हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें भी अपना खुद का प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे पैडी का प्रोडक्शन हो रहा है, वैसे भी अन्य सब्जी का भी प्रोडक्शन हो। और इसके लिए सरकार अभी हाल ही में घोषित किए हैं कि
जो हम लोगों के अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एंटरप्राइजिंग है, जिनको खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करना है, उनको सरकार 2 लाख रुपए की सहायता भी देगी, ताकि वो लोग जो हम लोग रूरल इकोनॉमी बोलते हैं ना, रूरल इकोनॉमी को वो लोग बढ़ोतरी दे सके। तो ये सब भी सरकार की तरफ से प्रयास है जानकी जी, जिनको आपकी हम बात पर प्रशंसा करना मूलचंद चाहिए। जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मूलचंद जी, देखिए, आसाम सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कोई सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पैडी रिक्वायरमेंट में उन्होंने एमएसपी प्राइस बहुत बढ़ाई, उससे हमारे धान की खेती, आसाम में जो चावल हो रहे थे, धान बाहर नहीं जा रहा है, टोटल आसाम में खपत हो रही है। और राइस मिलों के अंदर सरकार ने इतनी सब्सिडी अभी अनाउंस की है, कोई भी राइस मिल लगाए वो राइस मिल आसाम में सक्सेस हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई भी सरकार हो, यह अपनी तरफ से चेष्टा पूरी है, भरपूर चेष्टा है, लेकिन अब इसको कंज्यूम खेती के लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए आलू प्याज की खेती होगी या नहीं होगी, इसमें एमएसपी प्राइस ये जो भी है सरकार अपना कंट्रोल कर रही है। और इसमें दोनों सरकार, चाहे कोई भी विपक्ष में बैठा हो, अभी मैडम ने हमें बताया भाई महाराष्ट्र में कांग्रेस कंट्रोल कर रहा है या कहीं भी कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई भी कंट्रोल करे, हमें नॉर्थ ईस्ट में बाहर से जब तक माल आना कम, बाहर नहीं, यहाँ पर प्रोड्यूसिंग नहीं होगा, बाहर से माल कम नहीं आएगा, तब तक हम इस रेट को बाहर के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जब ज़्यादा खेती होगी, यहाँ जब लोकल आदमियों को सब यहाँ का सब सामान मिलेगा, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री जी का नारा है, हर आदमी अपने छोटे मोटे उद्योग में लगे और काम करे। यह भी एक उद्योग है, सब्जी व्यापार भी बहुत बड़ा उद्योग है, इसमें लगे, खेती करे, यही है। और रहा यह विपक्ष पक्ष पर अपना आरोप लगाना, ये सरकारी काम है, हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, हमें इसमें कोई भी रकम का सरकार पर आरोप वाली बात नहीं। हर सरकार अपनी चेष्टा कर रही है। धन्यवाद जी। रमन झा जी कुछ कहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि माने जो काला कानून था किसानों के प्रति, अगर वो होता तो अच्छा होता, लेकिन ये भी सच है कि उस कानून को माफी मांगकर मोदी जी ने किसानों से माफी नहीं, मांगी। अच्छा होता बुरा होता, हम ये बात पे नहीं बोल रहे। आज अगर वो कानून लागू वो तो अभी रिपील हो गया, उसके बारे में खैर बात करके कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वो मैं बोल सकती हूँ। तो आज हालात और बुरे होते नहीं होते। आप बोल रहे हैं कि मंडी की बात, मंडी में किसान अपना माल लाता है, अरतिया अपना कमीशन लेके उस माल को बेचता है बाजार में, लेकिन उस कानून के तहत क्या होता है कि आपको खेती करना पड़ता है कॉर्पोरेट हाउसों के लिए, और आपको अपना ही सामान आप खरीद के खाना पड़ता है। एक नंबर बात। दूसरी बात है कि आज भी जो कॉर्पोरेट हाउस हैं वो अपने एजेंट के जरिए बाजार को नियंत्रण करने के लिए इन्हीं मंडियों से माल खरीद कर अपने गोडाउनों में भरते हैं, चाहे उनका प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज हो या उनका गोडाउन हो, ये हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि ये जो सीड के बारे में उन्होंने पेडी और सीड्स को लेके, आज असम में भी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कुछ न्यूज़ चैनलों पर कि सीड कॉर्पोरेशन ऑफ असम के में कई तरह के घोटाले हो रहे हैं। एक एग्जांपल मैं भी यहाँ दूंगा कि आज असम में जो आपका सरसों का सीड है, मास्टर सीड, वो 5400 रुपया पर क्विंटल, 5450 रुपया के वो हिसाब से पर क्विंटल एमएसपी के रेट पे सरकार खरीद रही है, और बाज़ार में उसका मूल्य है 4400 रुपया के आसपास। और असम में जितना मास्टर सीड प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा जो चीज़ है बिना प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन से ज़्यादा मास्टर सीड कॉर्पोरेशन ऑफ असम खरीद चुकी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत से व्यापारी और पदाधिकारी, शायद उसमें सरकार के या मंत्री के लोग भी जुड़े हों, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बाज़ार से उन चीज़ों को खरीद कर किसान के जरिए उस चीज़ को सीड कॉर्पोरेशन को बेच रहे हैं 1000 रुपये क्विंटल पे मार्जिन लेकर। अब उसमें ये सरकार के पैसा का अपव्यय है, इस पर भी सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। लगा रहे हैं रमन झा जी। और मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर चाहे तो सरकार से मैं कहता हूँ कि सरकार इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार का पैसा का व्यर्थ, हाँ, किसान को मिले, जो पैदावार कर रहा है उनको मिले, लेकिन वही चीज़ बाहर से आप बाजार से खरीद के और किसान के जरिए आप खरीद रहे हैं ऊंचे दामों पर, तो ये एक घोटाला है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को कंट्रोल करना होगा। आज सरकार जब तक जनता के जेब पर नज़र नहीं रखेगी, ये जनता में त्राहिमाम होगा ही। आज मेडिसिन का, दवाइयों का दाम बढ़ रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम बढ़ रहे हैं, जनरल दैनिक जीवन में जो आप ब्लड प्रेशर और शुगर और डायबिटीज़ की दवाई है उसका दाम 25 से 30% तक बढ़ चुका है, गैस का दाम बढ़ चुका है, बिजली का आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। बिजली का ये परेशानी है नहीं कि बिल मुझे ही देना पड़ रहा है, बिल आपको भी देना पड़ता होगा और जानकी जी को भी देना पड़ता होगा। जानकी जी की हम आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, समय बहुत कम है। दवाइयों के बारे में जब बात आती है तो हम लोग को जेनेरिक ड्रग्स जो आजकल उपलब्ध है उनके बारे में भी बात करना पड़ेगा। जेनेरिक ड्रग्स कंपनी ड्रग्स से बहुत सस्ता है, लेकिन क्वालिटी
ड्रग्स हैं, और उसके ऊपर से जन औषधि, इतने सारे जन औषधि बाजार में सेंटर्स उपलब्ध हैं नहीं जहाँ है पे अभी, आप मैडम। अभी भी आप देख लीजिए, बाजार में जहाँ उपलब्धता से नहीं आप है। खरीद आप सकते जनता हो। तक उन्हें पहुंचाइए। लेकिन नहीं, आज भी तो घर तक फ्लिपकार्ट पहुंच रहा है मेडिसिन लेके। बात ये है कि ये Amazon पहुंच रहा है medicine ये लेके। मेडिसिन, ये सारे जो मेडिसिन हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स कौन है? उनके मैन्युफैक्चरर्स सारे तो इंडियंस नहीं है ना, बाहर के ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। कोई भी हो, तो अगर ये काम दाम बढ़ रहा है सरकार तो का कहाँ कहीं ग्लोबली प्राइसेस सरकार बढ़ इसीलिए रहे चुना जाता है ना। हैं। नहीं, ग्लोबली प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो सरकार का कंट्रोल का लिमिटेशन भी तो है ना, कितना कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन हाँ, जेनेरिक ड्रग्स का माने जो आप मानते एक हैं कि सिस्टम सरकार आया जो है, जी, वो बात- भी एक प्रशंसनीय आप सिस्टम मानते हैं कि सरकार है। इसमें विफल रही है? जन औषधि नहीं, हम तो देख देखिए, रहे हैं हमारा ना, बहुत देख तो हम हमारे- भी रहे हाँ, हैं। सही- बहुत सारी ऐसी बात है। मैं आपके मेडिसिन साथ हो या बात दूसरे करके अच्छा लगा essential मुझे हाँ। कि आपने सरकार के बहुत सारी जो खामियां हैं उसे माना है, और मानना भी चाहिए। खामियां अगर आप इन नहीं, खामियों को खामियां मानोगे नहीं, तभी तो मैं सरकार तो काम आपको करेगा। साथ में ये भी बोलूंगी कि आपके बातों से लग रहा है कि आप काफी अभिज्ञ है इस बात में। आपको सुझाव भी देना चाहिए जरूर, सरकार मैंने को। कहा। सुझाव भी देना मैंने चाहिए। कहा अगर सरकार आप को लोगों का कंट्रोल कोई रखना पड़ेगा एसोसिएशन है तो सुझाव भी देना चाहिए। सरकार ऐसा को नहीं है कंट्रोल सरकार नहीं, सुझाव सरकार नहीं का काम मानेगी, ये है कि सरकार कंट्रोल सुझाव समझाने के लिए मानेगी। जा रहे हैं। देखिए, ये काम सरकार अभी- सुझाव मांगना सरकार का काम है। नहीं, सरकार अभी- मांगे हम देंगे। प्राइसेस, मिलाकर तो- मेडिसिन का जी, प्राइसेस तो जानकी अप जी। डाउन होते ही रहते हैं, हमेशा नहीं, से होते सरकार रहते हैं, मांगे और तो हम देंगे, ये एक मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा मामला कहीं भी और है। जा रहा है, विषय हम देने कुछ के लिए और जा बैठे रहा है। चर्चा का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। मैं सारे पैनल्स को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी जो हमसे जुड़े हैं। तो देश में मूल्य वृद्धि नई बात नहीं है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर एक आम नागरिक की तरह सोचना होगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।